नमस्ते। मैं प्रोफेसर सुमन जैन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हैं। सबसे पहले जनमुख समाचार पत्र श्री अंशुमान राय और उनकी पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जयंती महोत्सव के विषय में यह आयोजन आपने किया है और आपके इस आयोजन का विषय है मुंशी प्रेमचंद के जो पात्र हैं वर्तमान संदर्भ में उनकी क्या प्रासंगिकता है। यह सत्य है कि मुंशी प्रेमचंद के जो पात्र हैं वह हमारे समाज से हैं, समाज के पात्र हैं और समाज के लिए हैं। मुंशी प्रेमचंद के पात्रों को समझना तब संभव है जब हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन को समझें, और मुंशी प्रेमचंद के जीवन को बहुत कम समय में या तुरंत समझा नहीं जा सकता है। फिर भी थोड़ी बहुत हम और आप बातचीत अवश्य कर सकते हैं। पूरा विश्व इस बात से परिचित है कि सन 1880 में बनारस के लमही गांव में प्रेमचंद एक गरीब किसान के घर पैदा हुए थे। बहुत से गरीब किसान की तरह उनके पिता ने भी गरीबी से तंग आकर नौकरी कर ली थी और प्रेमचंद का जीवन औसत से कई गुना नीचे था। 7 वर्ष की अवस्था में माता का देहांत हो गया था और 15 वर्ष की अवस्था में विवाह और 16 वर्ष की आयु में पिता का भी स्वर्गवास हो गया। 1919 में अंग्रेजी फारसी इतिहास से आपने बीए किया। प्रेमचंद की जो वास्तविक शिक्षा है वह गांव खेत खलिहान में हुआ है, लेकिन उनके जो अध्यापक हैं वे लमही के किसान, सूदखोर और महाजनों के यहाँ हुई। मुंशी प्रेमचंद का गणित विषय बहुत ही कमज़ोर था, परंतु हिंदुस्तान का बीजगणित उन्हें अच्छी तरह आता था, जिसका हल उन्होंने अपने साहित्य में अपने पात्रों के माध्यम से दिया है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को अगर हम देखते हैं तो हम यह पाएंगे कि उनका साहित्य जो है वह 2 विश्व युद्धों के, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की लिखी हुई दास्तां है। पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा और युद्ध खत्म होने पर प्रेमाश्रम लिखा। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के छेड़ने पर मुंशी प्रेमचंद महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम साहित्य के माध्यम से देश की सेवा करेंगे और कलम के सिपाही कहलाए। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अपनी सादगी के कारण हमें आकर्षित करता है, और जहाँ तक रही उनके पात्रों की बात, शिवरानी देवी लिखती हैं कि मैं तो यहाँ तक समझती हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्री के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में न लगेगा तब तक कोई काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब घर घर की स्त्रियां और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे तभी कायाकल्प होगा। मुंशी प्रेमचंद जी स्त्री को पुरुष से भी श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने लिखा है कि स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। यहाँ पर स्त्री पात्रों की खूबी को हम इसलिए सामने रख रहे हैं क्योंकि हम
उनके कुछ स्त्री पात्रों को रेखांकित करते हैं। जैसे जो स्त्री की समस्या है या एक लड़की की समस्या है, मुंशी प्रेमचंद का जो परिवेश था वह आज़ादी के पहले का परिवेश है। देश गुलाम था, ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों पर हावी था और नवजागरण का परिवेश था और स्त्री की समस्याओं पर राष्ट्रनायकों का ध्यान केंद्रित था। उनके उपन्यास को हम देखते हैं तो उनके उपन्यासों में बाल विवाह, विधवा विवाह, लड़की के ऊपर जो माता पिता अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं या दहेज के कारण स्त्री का किसी जो है दुहाजू व्यक्ति से विवाह, इस तरह की अनेक समस्याएं हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है निर्मला। निर्मला सभी पढ़े हैं और सभी जानते हैं और निर्मला में दहेज की समस्या को उठाया गया है। दहेज न होने के कारण निर्मला का विवाह उसके अपनी उम्र से 3 गुना बड़े पुरुष के साथ हो जाता है और उसकी पहले से ही 3 संतानें हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। विवाह के बाद हम देखते हैं कि निर्मला कितने कष्ट से अपना जीवन यापन करती है और अंततः उसका परिवार जो है समाप्त हो जाता है। उसका पति उसे शक की दृष्टि से देखता है। निर्मला के मन में यह बात बार बार उठती है कि जो व्यक्ति मेरे पिता के उम्र का है वह मेरा पति कैसे हो सकता है। यह तो एक पक्ष रहा। दूसरा पक्ष अगर हम एक उठाएं जो गोदान उपन्यास है, 1936 में आता है। गोदान को पढ़ते हुए यह हमने अनुभव किया है, वास्तव में गोदान का नायक होरी है, लेकिन गोदान मूलतः नायिका प्रधान उपन्यास अनुभव करते हैं हम। उस पूरी कथा में जो सबसे प्रगतिशील जीवट होरी के साथ जो कंधे से कंधा और पंजे से पंजा मिलाकर खड़ी है, वह है धनिया का चरित्र। धनिया बहुत ही प्रगतिशील है और उसकी प्रगतिशीलता हम उस पूरे गोदान उपन्यास में देखते हैं। धनिया झुनिया का जीवन बचाती है। झुनिया जो गोबर के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन वह विवाहित नहीं है। एक लंबा संघर्ष हमें उस उपन्यास में दिखाई देता है। कितनी त्रासदी है, कितनी पीड़ा है, लेकिन उसके बाद भी धनिया का एक जुझारू व्यक्तित्व उभर कर हमारे सामने आता है और हम यह देखते हैं कि उनके साहित्य को पढ़ते हुए भाषा का जो चित्र है अतुल्य है, अतुलनीय। किसी वस्तु से, किसी विषय से, किसी से उसका उदाहरण हम नहीं दे सकते हैं। पढ़ते जाइए और वह परिवेश हमारे सामने चित्रित होता चला जाता है। भाषा की सरलता, सहजता, उसका जो संगठित रूप है वह अद्वितीय है। इसी तरह से सोना, रूपा, होरी, ये जो तमाम पात्र उनके साहित्य में हमको दिखाई देते हैं, उनके कहानी में, उनके उपन्यासों में, यह एक बहुत ही प्रासंगिक पात्र है।
मुंशी प्रेमचंद्र के साहित्य के पात्रों को अगर हमें जानना समझना है तो सबसे पहले हमें उनके निबंधों को पढ़ना पड़ेगा, उनके चिंतन के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, जहाँ हम यह देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र का मानसिक गठन कैसा है, मुंशी प्रेमचंद्र का स्वयं का क्या संघर्ष है जो उनके पात्रों में दिखाई देता है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी थोड़ी बात कहकर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते।